सिम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुआ हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको डिफिनेशन याद हो जाए। जैसे प्रकाश में जो हम लोग पढ़े हैं टोटल हो चुका है, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण बचा हुआ है। तो आज हम लोग ये प्रयास करने वाले हैं कुछ जो रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उसको आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर ले। और ये हम लोग प्रयास रखेंगे, चूंकि एग्जाम हम लोग को काफी नजदीक है, तो हम लोग ये प्रयास रखने वाले हैं कि इसका डेफिनेशन आपको कंप्लीट हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है शुरू करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और सब लोग ध्यान से इसको समझते जाइए, तो नॉर्मल सा चीज है, कोई ज्यादा आपको टाइम इसमें नहीं लगने वाला है, थोड़ा आराम से इसको समझते जाइएगा। और 3 पार्ट है यहाँ पर बहुआ, है ना, व्यतिकरण है, विवर्तन और ध्रुवण, तीनों प्रयास करेंगे कि आज खत्म हो जाए। चलिए सबसे पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये है सर कि प्रकाश के व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। चलिए समझिए कितने प्रकार का होता है, ये समझना है। इसके बाद ये हम लोग को समझना है कि यदि आप व्यतिकरण करवाना चाहते हैं, यदि व्यतिकरण होता है तो उसका क्या शर्त होना चाहिए। तो व्यतिकरण का क्या शर्त होना चाहिए, व्यतिकरण के सहायता से जो व्यतिकरण की घटना है उसके आधार पर कोई, या व्यतिकरण के आधार पर कोई घटनाएं घटती है या नहीं, तो इससे संबंधित हम लोगों को कुछ घटना देख लेना है ना, इससे संबंधित कोई घटना इस तरह से है और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, बस इतना पढ़ लीजिए, व्यतिकरण यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपको ये समझना है सर कि 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कि क्या करते हैं, ये सिर्फ जल है, उसमें आप एक पत्थर गिरा दिए यहाँ पर, तो एक पत्थर गिरेगा, यहाँ से इस तरह से हल्फा उत्पन्न होगा, है ना, और यहाँ पर भी एक, है ना, पत्थर गिराइए सेम ही पानी में, तो दोनों आपस में जाके मिलेगा। तो जब 2 तरंगे जो है आपस में मिलता है होगा, जब 2 तरंग आपस में मिलेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 2 या तो 2 से अधिक तरंग आपस में अगर मिलेगा और मिल के उसमें क्या होता है बुआ, ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलता है तो मिलने के बाद यहाँ पे कहिए कम, है ना, कम रहेगा, अधिक आपका रहेगा बुआ, या ये कहिए कि समान, है ना, समान आयाम वाला एक नया तरंग आपको उत्पन्न करता है। आयाम वहां पर जो है उसका एम्पलीट्यूड जो रहता है वो आयाम यहाँ पर कह रहे हैं आयाम। तो यहाँ पर समझिए क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलेगा तब मिलके कम, अधिक या समान आयाम वाला तरंग उत्पन्न करता है। इस घटना का नाम देते हैं व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण आपको याद हुआ, आयाम आगे समझाते हैं क्या है। सबसे पहले इसको आप डिफिनेशन याद कीजिए, चूंकि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए डिफिनेशन हो, आपको कोई समझाने, है ना, समझने, आप जब, है ना, आप जो वहां पर लिखिए उसको समझने के लिए वहां पर कोई बैठा हुआ नहीं है, तो आराम से केवल डेफिनेशन जल्दी से आप याद करते जाइए। जब ये कह दें कि 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलकर कम, या ये कहिए कि अधिक या समान आयाम वाला तरंग यदि उत्पन्न करता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्लियर हुआ, फिर से एक बार रिपीट करो, 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलकर अधिक, कम या समान आयाम वाले तरंग उत्पन्न करे, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं बउआ प्रकाश का व्यतिकरण। याद रहेगा, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया। अब चलिए, प्रकाश के व्यतिकरण 2 प्रकार के होता है बउआ, एक होता है आपका रचनात्मक होता है, एक विनाशी होता है। 2 प्रकार के होता है ना, एक आपका होता है क्या बुआ, रचनात्मक, एक रचनात्मक होता है, दूसरा विनाशी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार का होता है व्यतिकरण। प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है बुआ, व्यतिकरण के घटनाएं 2 प्रकार के, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। तो रचनात्मक में क्या है, तो रचनात्मक में समझिए यहाँ पर क्या होता है, कम या अधिक आयाम वाला अगर तरंग उत्पन्न करता है बुआ तो उसको रचनात्मक व्यतिकरण हम लोग कहेंगे। व्यतिकरण में क्या है कि 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलेगा, कम, अधिक या समान आयाम वाला तरंग उत्पन्न करेगा, तो इस घटना को, है ना, व्यतिकरण कहेंगे। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलकर कम या अधिक आयाम वाला तरंग यदि आपको उत्पन्न करता है, कम या अधिक आयाम वाला तरंग उत्पन्न आपको करता है, ये दोनों केवल रहेगा, कम या अधिक, तो इसको हम रचनात्मक व्यतिकरण कहेंगे। और यदि 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलकर, है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, समान आयाम वाला तरंग उत्पन्न करता है, तो इस तरह के व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण की घटना 2 प्रकार के हुआ, एक हुआ रचनात्मक, दूसरा हुआ विनाशी। यहाँ तक ठीक ठाक है। चलिए, तो एक, है ना, रचनात्मक हुआ, विनाशी हुआ। अब यहाँ पर ये हुआ, अब ये कहा जाए ठीक है कि व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए कुछ शर्त है, तो शर्त को लिखिए। चलिए समझिएगा, व्यतिकरण उत्पन्न करने का शर्त। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डिफिनेशन एकदम याद करते चल जाना है, ठीक है, एकदम डिफिनेशन याद करते चल जाना है, चूंकि एग्जाम में ही आने वाला है और जल्द ही 2-3 दिन में आपका एग्जाम है, तो आराम से इसको समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, शर्त में सबसे पहले क्या होना चाहिए बुआ, ध्यान दो, व्यतिकरण के जो शर्त होता है, 3 शर्त आपको ध्यान रखना है ना। व्यतिकरण का जो शर्त होगा वो आपको 3 शर्त याद होना चाहिए।
सबसे पहले जो दो गो तरंग रहेगा उसका कलांतर नियत होना चाहिए। इसका अर्थ समझाते हैं, कलांतर नियत का मतलब क्या है आगे समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो दो या दो से अधिक तरंग होता है उसका कलांतर जो है ना, यहां पर कलांतर फेज है ना, फेज डिफरेंस कहते हैं वो। कलांतर आपका होना चाहिए क्या होगा, नियत होना चाहिए, है ना। कला क्या है, उसका अंतर क्या है, कलांतर क्या होता है आगे समझाते हैं। तो कलांतर आपका पहले दो या दो से अधिक तरंगों का कलांतर नियत होना चाहिए। तो जब कलांतर नियत रहेगा तभी आप व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं बुआ, है ना। एक क्वेश्चन आपको कहता है कि जब दो गो लैंप है बुआ, यहाँ पर एक लैंप रख दिए हैं, यहाँ एक लैंप है और एक लैंप यहाँ, दोनों से लाइट निकल रहा है। तो दोनों से मिलने वाला जो आपस में यहाँ से एक लाइट गया, है ना, यहां से एक प्रकाश तरंग यहां से जाएगा, एक प्रकाश तरंग यहां से जाएगा, दोनों मिलकर व्यतिकरण उत्पन्न क्यों नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यतिकरण न उत्पन्न करने का इसमें कारण ही है कि दोनों के कलांतर नियत नहीं रहता। इस कारण से व्यतिकरण पूछा हुआ क्वेश्चन आपको है कि दो लैंप से उत्पन्न होने वाला जो आपका होता है तरंग है, दो लैंप से उत्पन्न होने वाला प्रकाश जो है आपस में, है ना, वहां पर व्यतिकरण उत्पन्न क्यों नहीं करता है। तो व्यतिकरण इसलिए उत्पन्न नहीं करेगा बउआ क्योंकि वहां पर दोनों लैंप से जो लाइट आपका निकलेगा, जो दो गो आपको प्रकाश तरंग निकलेगा, उसका कलांतर नियत नहीं होता है। नहीं, उसका कलांतर फेज डिफरेंस नियत नहीं होता है, कलांतर नियत नहीं रहता है। कलांतर मतलब कला का अंतर होता है, तो उसका कलांतर आपका नियत नहीं रहता है। इस कारण से यहाँ पर व्यतिकरण उत्पन्न नहीं करता है। और व्यतिकरण उत्पन्न करने का सबसे पहला ही शर्त आपको कहा जाता है कि कलांतर यहाँ पर आपका नियत होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए बुआ, तो कलांतर सबसे पहले आपको कलांतर नियत होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पर ये समझिए, जो दोनों प्रकाश रहेगा बुआ उसका तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति समान होना चाहिए। यहां से जो आपका तरंग आवेगा और यहां से जो तरंग आवेगा, इसका तरंगदैर्घ्य क्या क्या होगा, तो एक हो गया तरंगदैर्घ्य, है ना, तरंगदैर्घ्य, और दूसरी आवृत्ति है। तो आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों समान होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना। हालांकि तीन चीजें समान होता है, तो इसमें सबसे पहले दो को लिखे, है ना। इसमें क्या है, एक तरंगदैर्घ्य हुआ, दूसरा आवृत्ति। तो जो दो गो लाइट आपका चलेगा ना, उसका तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों समान होना चाहिए। आयाम भी लगभग समान, आयाम वर्ड का प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। आयाम भी जो है, आयाम भी लगभग बराबर होना चाहिए, है ना, लगभग समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक इस, है ना, इस वीडियो में परफेक्ट नोट, है ना, नोट्स मिल जाने वाला है, तो आराम से इसको समझ लीजिएगा, है ना। इसमें टोटल डिटेल उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बुआ, एकदम पूरी तरह से समझा नहीं रहे, केवल आपको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पूछा जाए, बताइए प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त हुआ बुआ, तीन शर्त हुआ। पहला कलांतर नियत होना चाहिए, जो दो गो, जिसे इसमें कहने कि दो या दो से अधिक तरंग आपस में चला आके मिला, मिलने के बाद, है ना, वहां पर समान, यहाँ पर क्या बताया, जब कम है, अधिक है या समान आयाम वाला यदि तरंग आपको उत्पन्न करता है तो इस घटना को व्यतिकरण कहेंगे। तो लेकिन जब दो को, जब तरंग आपस में चलेगा बउआ, तो दोनों का कलांतर नियत होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति समान होना चाहिए, और आयाम लगभग समान होनी चाहिए। तो ये कलांतर वाला जो फैक्टर सबसे मेन फैक्टर है। कलांतर जो होता है, फेज डिफरेंस जो होता है बउआ, ये एकदम मेन फैक्टर है। ये आपको नियत होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहा तब किसी हालत में, इसमें थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलांतर आपका नियत होना चाहिए, टाइम पर, है ना, मतलब समय पर कह रहे हैं, एक्स वाई किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, एकदम नियत रहेगा, उसका मान हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। तो इसमें दो दो शर्त हुआ, दोनों शर्त आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, इसमें ध्यान रखना। तो तीन शर्त हुआ, तीनों शर्त आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ घटना आपको इसमें बताना है जो प्रकाश के व्यतिकरण के आधार पर घटित होता है। तो चलिए घटनाएं में क्या क्या ये समझ लेते हैं। आप यहाँ पर घटना आपका लिख लेंगे, देखिए घटना क्या क्या होता है। सबसे पहला तो घटना ही है बउआ कि देखते हो, जब धूप उप आ जाता है तो जो साबुन का बुलबुला होता है बउआ, है ना, जो धूप उप आता है तो साबुन के बुलबुला आपको चमकीला दिखाई देता है। तो धूप में साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, अरे चमकीला या ब्लैक काला हो जाए ना, तो समझो कि वहां पर व्यतिकरण की घटना होता है। आगे आपको समझ में आएगा बाईडीएसी में, है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो साबुन के बुलबुले का कैसा चमकीला दिखाई देना धूप में बउआ, जो धूप है, धूप में साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, बुलबुले का चमकीला, है ना, चमकीला दिखना, ये दिखाई देना, ये आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहला इसमें क्या रहेगा बउआ, ये कौन सा घटना, तो घटना में यहां देख लीजिए, चलो आप लोग को दिखाई दे रहा है उधर, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो साबुन के बुलबुले का क्या हुआ, चमकीला दिखाई देना, जो धूपा में साबुन के बुलबुले के का चमकीला दिखाई देना। या देखिए जल के सतह को यदि आप क्या करते हैं बउआ, जल, है ना, जल पे अगर तेल उल दे देते हैं आप, जल जैसे पानी है, पानी के सतह पर तेल दे दीजिए, धूप में रखोगे वो भी आपको चमकीला दिखाई देगा, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं,
कि जल के सतह पर जो है ना, जल के सतह पर जो तेल रहता है वो तेल, ध्यान रखिएगा, धूप में आपको चमकीला दिखाई देता है, तो ये घटना किस पे आधारित है? तो ये कौन सी घटना है? तब व्यतिकरण की घटना। कहता है, बताइए, क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर का रहता है कि व्यतिकरण के आधार पर घटित होने वाली 2 घटनाओं को लिखे। तो सबसे पहले क्या कहा देना कि धूप में साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, और जल के सतह पर यदि तेल को रख देवल जाता धूप में, वो भी आपको चमकीला दिखाई देगा। ये आपको व्यतिकरण की घटना है। बात क्लियर है? तो ये आपका व्यतिकरण हो गया। यहां तक में व्यतिकरण में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद इसको हटाएंगे, नया चीज हम लोग पढ़ेंगे। समझिए व्यतिकरण किसको कहते हैं? ये कहना है कि 2 या 2 से अधिक तरंग है, और 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलकर कम, अधिक या समान आयाम वाला तरंग उत्पन्न करता है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहेंगे। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक, विनाशी। रचनात्मक में क्या होता है? यदि 2 या 2 से अधिक तरंग आपस में मिलकर कम या अधिक आयाम वाला तरंग उत्पन्न करता है, तो इसको रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। और यदि समान आयाम वाला ही तरंग उत्पन्न कर देता है, 2 या 2 से अधिक रहेगा, बस जैसे था वैसे पानी स्थिर ही रह जाएगा, तो समान आयाम वाला अगर तरंग उत्पन्न करता है तो उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार का हुआ, जैसे व्यतिकरण का शर्त क्या है? सबसे पहले जो 2 को तरंग आएगा उसका कालांतर नियत होना चाहिए, कालांतर उसका नियत होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड में तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में वो अगला कार्य है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति जो इसका होता है, 2 तरंग है, दोनों जब चला ना, दोनों आपस से मिलेगा तो उसकी तरंग, उसका तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति भी समान होना चाहिए, और आयाम भी लगभग आपको समान ही होना चाहिए। तो तीनों आपको शर्त एकदम ध्यान रखना है, मेमोरी में इसको एकदम सेट कर लीजिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 लैंपों से उत्पन्न होने वाला प्रकाश व्यतिकरण उत्पन्न काहे नहीं करता है, तो सिंपली हम लोग को ये कह देना है कि जो 2 लैंपों से प्रकाश जो चलता है, वो 2 लैंपों से जब प्रकाश चलेगा ना, तो उसका जो मतलब दोनों जो तरंग आपका रहेगा, जो दोनों प्रकाश का जो आपको वहां पर तरंग रहेगा, उसका कलांतर नियत नहीं रहेगा। तो कलांतर नियत न होने के कारण यहाँ पर क्या, कलांतर नियत न होने के कारण ही व्यतिकरण उत्पन्न नहीं करता है। चलिए, व्यतिकरण के आधार पर घटित होने वाला 2 घटना कौन कौन है? तो धूप में क्या होता है वो कि साबुन के बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, व्यतिकरण पे निर्भर करता है। और जल के सतह पर अगर तेल को हम लोग देते, जल के सतह पर यदि तेल हम लोग छिड़क देते हैं तो धूप में वो भी आपको चमकीला दिखाई देता है। इसका मतलब यह व्यतिकरण के घटना पर ही आधारित है। चलिए, यहां तक आपको कंप्लीट हो गया है। हाँ बउआ, चलो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी जो व्यतिकरण है, यहाँ पर कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है, रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो रचनात्मक व्यतिकरण होता है उसका कलांतर, वो कलांतर को सूचित करते हैं डेल्टा फाई से, एकदम आपको ध्यान रखना है। आपको पूछता ऑब्जेक्टिव में कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है, कला का जो अंतर होता है, वो किसके बराबर रहता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पाई यहाँ लिखे हैं, पाई का 2n गुणनफल है। 2n मतलब सम, पाई का सम गुणनफल होता है। जैसे ये कहा जाए कि अगर आपको 5x बराबर 4 इंटू पाई, 4 पाई है, तो बताइए कौन सा रचनात्मक या विनाशी? तो पाई के साथ यहाँ सम संख्या आया है, यही नंबर आया है। तो जब भी कहीं पाई के साथ सम संख्या आ जाए ना, तो समझिए कि आपका रचनात्मक है। तो पाई के साथ 2n है, मतलब सम संख्या है। और पथांतर को सूचित करते हैं डेल्टा एक्स से, पथ का अंतर होता है, रास्ता का अंतर होता है, ये कला का अंतर होता है, जो एंगल होता है ना उसका एंगल का अंतर होता है। आप ये समझिए कि कलांतर जो आपका रहेगा सर रचनात्मक के लिए, पाई के साथ सम गुणनफल रहेगा, और पथांतर लेमडा बाई 2 के साथ पाई गुणनफल है ना, लेमडा बाई 2 के साथ सम गुणनफल, यहाँ भी 2n है। जैसे लेमडा बाई 2 आपको लिखा है, ये कहा गया कि लेमडा बाई 2 और इसके साथ गुणा में 8 है, तो सम संख्या की विषम संख्या, लेमडा बाई 2 के साथ सम है कि विषम है, तो यहाँ पर सम है, इसका मतलब आपको रचनात्मक व्यतिकरण हो जाएगा। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा फॉर्मूला हुआ? तो सबसे पहले कलांतर जो हो गया वो कला का जो आपका अंतर रहेगा, यहाँ पर कलांतर हो गया, पाई के साथ 2n गुणनफल है, 2n सम गुणनफल है, और पथांतर जो आपका रहेगा डेल्टा एक्स पथांतर होता है, लेमडा बाई 2 ये गुणनफल होगा 2n का, ठीक है, ये दोनों सम गुणनफल है। आपका कलांतर पाई का सम गुणनफल, पथांतर लेमडा बाई 2 का सम गुणनफल है। क्लियर है? अब आइए विनाशी में क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान दो। विनाशी में जो आपका कलांतर होता है, कलांतर मतलब डेल्टा फाई, ए होता है पाई का विषम गुणनफल, 2n प्लस 1 विषम हो गया है ना, विषम गुणनफल 2n प्लस 1 विषम संख्या होता है। और आपको डेल्टा एक्स जो रहेगा बुआ, मतलब पथांतर जो आपको रहेगा, ये लेमडा बाई 2 का यहाँ पर भी 2n प्लस 1 ही रहेगा, गुणनफल में इस तरह से आएगा। बात क्लियर है? आराम से इसको देख लो बुआ, यहाँ देख लीजिए क्या है, पथांतर और कलांतर में इस तरह के सिचुएशन आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर पथांतर जो आपको रहेगा कलांतर,
रचनात्मक में सम गुणनफल और विनाशी वाला में आपका विषम गुणनफल है। विनाशी है तो विषम रहेगा, बी फोर विनाशी, बी फोर विषम, तो विषम गुणनफल है 2n+1 पाई के साथ, यहाँ λ/2 के साथ विषम है, तो इसमें रचनात्मक है तो इसमें सम गुणनफल रहेगा। अब क्वेश्चन रहता है कि रचनात्मक और सॉरी यहाँ जो है पथांतर और कलांतर के बीच संबंध बताओ, तो दोनों सिचुएशन में संबंध सेम रहेगा। संबंध कैसे निकालेंगे, तो संबंध निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जब भाग दे दीजिएगा संबंध निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, 2n+1 से 2n+1 खत्म, यहाँ आ गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बताइए लेमडा 2 सबसे नीचे है, कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा आपका आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए अगर तीछा तिरछी गुना करते हो तो डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। लीजिए ये आपका एक रिलेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। डेल्टा फाई बराबर, तो डेल्टा फाई क्या होता है हुआ, तो डेल्टा जो फाई होता है आपका कलांतर रहता है, डेल्टा फाई आपका कलांतर हुआ, और डेल्टा एक्स आपका क्या होता है हुआ, तो डेल्टा एक्स आपका पथांतर होता है। बात आपको ध्यान रखना है, एक कलांतर है दूसरा पथांतर है, बात क्लियर है, एक कलांतर है बहुआ, दूसरा यहाँ पर पथांतर होता है। तो यहाँ देखिए आप इससे निकालिए, या तो आप इससे भी निकालोगे सेम आएगा, यहाँ डिवाइड करके देख लो, यहाँ डिवाइड किए काम खत्म हो गया, यहाँ गया डेल्टा फाई है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बराबर, यहाँ पाई और ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा। इस तरह के कंडीशन तिरछा तिरछी फिर गुना कर लो, है ना, तो सेम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही रिजल्ट आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये आपको डेल्टा फाई लिखे हैं बउआ, ये डेल्टा फाई आपका क्या है बउआ, डेल्टा फाई आपका कलांतर हो जाएगा, यहाँ पर कलांतर है बउआ, डेल्टा फाई कलांतर है, और ये डेल्टा एक्स यहाँ पर पथांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन यदि डेल्टा एक्स आपको निकालने के लिए कहा बन जाए तब डेल्टा एक्स जब निकालोगे ना तो ये चला जाएगा लेमडा ऊपर, है ना, गुना में, यहाँ पर भाग में है तो गुना में चला जाएगा, और 2 पाई नीचे चला आएगा। मतलब यदि आप डेल्टा एक्स का मान निकालोगे ना तो डेल्टा एक्स बराबर किस तरह से आ जाएगा, देख लीजिए, तो डेल्टा एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। देख लीजिए दोनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन आपको रहेगा उसमें दिया हुआ। तो देखिएगा किसके बराबर दिया है, यदि डेल्टा फाई बराबर दिया है तो 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा लिखना, 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा एक्स दिया है तो लेमडा बाई 2 पाई, बस इसको केवल उलट देना है, और जो दूसरा का बचेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। ये बात आपको क्लियर हो गया है, यहाँ तक ठीक ठाक है सबको। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ समझिए एक और आपका है, यहाँ पर कोहेरेंट के बारे में पढ़ना है, कला संबंध के बारे में पढ़ना है। ये कला संबंध आपका तरंग क्या होता है और कला संबंध स्रोत क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो थोड़ा समझ लीजिए इसको आराम से। चलो बाबा अब यहाँ पर समझो इसमें क्या है, यहाँ आपको कला संबंध तरंग और कला संबंध आपको स्रोत लिखा गया है। कला संबंध स्रोत क्या होता है ना, कला संबंध स्रोत क्या होता है ये आपको समझना है। चलिए तो कला संबंध तरंग और कला संबंध स्रोत किसको कहेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसमें तरंग समझा रहे, एक तरंग इधर से आया है ऐसा और दूसरा तरंग इस तरह से आया है, दोनों आपस में यहाँ पर मिलेगा। यदि दोनों के कलांतर नियत रहेगा बउआ, अगर कलांतर नियत हो गया, जैसे आपको कहे थे कि व्यतिकरण के लिए कलांतर नियत होना चाहिए, तो यदि दोनों का कलांतर नियत अगर हो गया तो ये दोनों तरंग को हम लोग बोलते हैं कला संबंध तरंग। इसको कला संबंध कोहेरेंट इसको कहते हैं, कोहेरेंट बेस कहा, कोहेरेंट इसको हम लोग वेव कहेंगे, कोहेरेंट वेव कहा जाएगा। नहीं तो कला संबंध तरंग क्या रहेगा, तो यदि 2 या 2 से अधिक तरंग है और उसके कलांतर नियत आ जाए, कलांतर अगर निकालते हैं तो नियत आ जाता है। कि सर कलांतर कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए पहला तरंग का आपको दिया है यहाँ समीकरण A1 और साइन ओमेगा टी दिया गया है, दूसरा y2 बराबर दिया है A2 और साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग पाई बाई 4 दिया गया, 2 गो है, तो इसका कला ओमेगा टी होता है और इसका कला रहता है ओमेगा टी प्लस, जो आपको एंगल साइन या कोस का जो एंगल दिया रहता है सर उसी को हम लोग कला बोलते हैं, उसी को हम लोग कला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कला आपको क्या दिया, ओमेगा टी दिया है, और यहाँ पर आपको कला क्या दिया होगा, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यहाँ पर ये कला दिया है। अब इन दोनों का अंतर निकाल के देखना है आपको, यदि नियत आ गया तो समझिए दोनों कोहेरेंट है आपका, दोनों का दोनों कला संबंध तरंग हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी में से अगर इसी में से इसको हटावेंगे, बताओ ओमेगा टी जो यहाँ पर आपको दिया है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 यहाँ है, इसमें से ओमेगा टी को घटा लेते हैं तो कट जाएगा,
कट के यहाँ पर वैल्यू कितना आया बउआ, π/4 आ गया है। यहाँ पर वैल्यू आपका π/4 है, तो π/4 आपका नियत हो गया है। तो अगर नियत हो गया तो दोनों का दोनों तरंग आपका हो जाए क्या, तो इस दोनों के दोनों है ना तरंग को हम लोग कला संबंध तरंग कहेंगे। और ये बताइए जब यहाँ से लाइट चला है तो लाइट किसी न किसी सोर्स से उत्पन्न हुआ होगा, कहीं से है ना, यहाँ से दोनों जो लाइट है कहीं से न कहीं उत्पन्न हुआ होगा। तो ये दोनों स्रोत जिससे लाइट उत्पन्न हो रहा है इसको कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो एक अधिक यदि 2 या 2 से अधिक तरंग हो, उसके 2 या 2 से अधिक यहाँ तरंग दिया गया है, यदि उसके लिए ध्यान रखना है आपको, उसके कला का यदि अंतर है ना, उसका कलांतर नियत हो तो इस प्रकार के तरंग को कला संबंध तरंग कहेंगे। और यदि 2 या 2 से अधिक सोर्स कला संबंध तरंग उत्पन्न करता है तो ये दोनों स्रोत को हम लोग बोल देंगे कला संबंध स्रोत। बात क्लियर हो गया है। चलिए कला संबंध इसमें क्या रहेगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। कला संबंध तरंग क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक तरंग है और दोनों के कलांतर नियत हो जाता कला संबंध तरंग कहेंगे, ठीक है। और जिस स्रोत से यहाँ पर उत्पन्न होगा बउआ उस स्रोतबा को हम लोग क्या बोल देंगे, कला संबंध स्रोत। मतलब उस प्रकार का स्रोत जो कला संबंध तरंग उत्पन्न करता है उसको कला संबंध स्रोत कहेंगे। बात क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। इसके बाद आपको क्या है, बाईडीएसी के बारे में पढ़ना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बाईडीएसी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में है। देखिए व्यतिकरण के घटना को सबसे पहले बउआ यंग नामक एक व्यक्ति बताए थे और वही प्रयोग करके उसको बंद कर दिया कि देखिए वास्तव में ऐसा कोई घटना होता है। चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है। द्विक छिद्र प्रयोग का वर्णन करने के लिए कहता है यंग साहब का। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यंग एक ऐसे व्यक्ति थे, यंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो व्यतिकरण के घटना को सबसे पहले प्रयोग द्वारा दर्शा दिए कि व्यतिकरण का जो घटना होता है वो है ना वो रियल लाइफ में होता है, उसको प्रयोग द्वारा दर्शाए। चलिए प्रयोग के लिए सबसे पहले उसी प्रयोग को आपको लिखने के लिए कहता है कि नॉर्मल सा है। सबसे पहले यंग क्या किए हैं कि यहाँ एगो प्रकाश का स्रोत ले लिए बउआ, है ना, सोर्स, लाइट सोर्स, जहां से प्रकाश इस तरह से उत्पन्न हो सके। और इसके बाद क्या किए हैं कि एक स्लिट ले लिए, स्लिट का नाम देते हैं एस। एक स्लिट लिए हैं जिसका नाम क्या है, एस है। स्लिट कहने का मतलब ये है कि उसमें है ना एक पर्दा जैसा ले लिया, उसमें छोटा सा छिद्र छोड़ दिए। एक पर्दा जैसा है यहाँ पर, इसमें छोटा सा छिद्र है, तो इससे लाइट इस तरह से बाहर निकला। ऐसे करके लाइट फैले, जैसे जैसे दूर जाएगा बउआ लाइट फैलते जाएगा, है ना, जैसे जैसे दूर जाएगा इस तरह से लाइट अपना फैलते चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पर पर्दा लिए हैं और इसमें 2-2 स्लिट छोड़ दिए हैं। दोनों संकरा होना चाहिए, संकरा कहने को एकदम पतला सा छिद्र होना चाहिए, है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, डबल स्लिट होना चाहिए। यही वास्तव में आपको यहाँ से थ्योरी शुरू है, ये आपको फालतू में बता रहे हैं। यहाँ से आपका डबल स्लिट जो है ना द्विक क्षेत्र प्रयोग, तो इसमें डबल स्लिट यहाँ पर है, तो इसका स्लिटवा का नाम S1 देते हैं, यहाँ से S2 देते हैं। तो लाइट यहाँ से निकलेगा, इसके बाद इससे पड़ेगा तो यहाँ से भी तो ऐसे लाइट निकलेगा आपस में ना, तो यहाँ से इस तरह से लाइट आपस में यहाँ से निकल रहा है ऐसे। चलिए इस तरह से निकला और इसके बाद यहाँ से भी तो लाइट बाहर की ओर निकलेगा, यहाँ भी छिद्र है, तो यहाँ जैसे लाइट यहाँ से गुजरा, यहाँ 2-2 छिद्र है, दोनों से लाइट बाहर निकलेगा। तो चलिए जहां जहां मिल रहा है वो देख रहे हो कि कई स्थान पे जाके कट रहा है एक दूसरे से, तो जहां जहां सब कट रहा है सबके सब चमकीला बनेगा। जब इसको इधर पर्दा दिया गया तो इसको चमकीला, ध्यान दो, चमकीले और काले फ्रिंज का निर्माण होता है। काले फ्रिंज जो यहाँ पर बन रहा है बउआ इसको फ्रिंज कहा गया है, नाम फ्रिंज देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बन रहा है चमकीला और काला, जो फ्रिंज बन रहा है बनेगा चमकीला, जहां जहां आपको मिलेगा वहां पर ज्यादा चमकीला हो जाएगा, है ना। तो चमकीला और काला फ्रिंज का निर्माण हुआ, मतलब यह दर्शा रहा है कि व्यतिकरण की घटना होता है। चलिए फिर से समझिए, यह है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। यंग के द्विक छिद्र प्रयोग का वर्णन करना आपको पूछता है 2 नंबर में। ये कहना है कि यंग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्यतिकरण के घटना को प्रयोग द्वारा दर्शाया। फिर कहते हैं कि यंग ने अपने प्रयोग में सबसे पहले क्या किया, तो एक प्रकाश के स्रोत को ले लिया, इसको स्लिट एस से गुजारा, एक प्रकाश के स्रोत स्लिट एस, S1 और S2 और एक पर्दा ले लिया। यहाँ पर ये पर्दा है बउआ, ये मतलब हवा आपका पर्दा, ठीक है। मतलब क्या क्या लिए हैं, एक स्रोत, एक स्लिट एस, फिर स्लिट S1, फिर स्लिट S2 और एक पर्दा ले लिया। तो टोटल क्या चीज, गिनो यहाँ से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, टोटल 5 चीजों को लेकर चित्र के अनुसार सजा दिया। चित्र से जिस तरह से चित्र इस तरह से इसको सजाया गया।
देखिए सबसे पहले प्रकाश स्लिट ए से गुजरा, मतलब सबसे पहले प्रकाश स्लिट ए से यहां से गुजरेगा, और इसके पश्चात जब S1 S2 से प्रकाश को गुजारा गया, स्लिट S1 S2 से जब प्रकाश आया तो यहाँ पर्दा पर चमकीले और काले रंग का फ्रिंज उत्पन्न हुआ है। हमें यहाँ पर जो है चमकीले और काले रंग का फ्रिंज उत्पन्न हुआ है। यह दर्शाता है, यहाँ पर समझिएगा, यह दर्शाता है कि व्यतिकरण की घटना हो रहा है, ऐसा दर्शा रहा कि व्यतिकरण की घटना हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कह देंगे कि यंग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयोग द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित किया, व्यतिकरण की घटना को दर्शाया, ये हो गया। फिर कह देंगे कि यंग ने अपने प्रयोग में एक स्रोत लिए, स्रोत, फिर स्लिट S1 S2 और एक पर्दा को चित्र के अनुसार सजा दिया। फिर ये कह देना है कि प्रकाश स्रोत से स्लिट एस से पास किया, इसके पश्चात स्लिट S1 और S2 से गुजरने के पश्चात पर्दे पर काले, चमकीला और काले रंग का फ्रिंज उत्पन्न किया जो व्यतिकरण के घटना को प्रदर्शित करता है। यहां तक हो गया है, तो इसको टोटल लैंग्वेज के आधार पर लिख देना, कोई बहुत भारी नहीं है, आसानी से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये कहा गया कि सर जो व्यतिकरण में आपका फ्रिंज उत्पन्न हुआ, व्यतिकरण फ्रिंज जो आपका उत्पन्न हुआ है, चमकीला और काले रंग का जो फ्रिंज आया है, इसका नाम फ्रिंज देवल जा रहा है, और फ्रिंज कुछ है नहीं, केवल इसका नाम दिया गया है। फ्रिंज यहाँ पर केवल नाम दिया गया है, वो ध्यान रखना, फ्रिंज केवल यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। एक बात और ध्यान रखना, जो यहाँ पर स्लिट है, यह स्लिट आपको दिया गया है, नहीं स्लिट बता S1 S2 और पर्दा के बीच के डिस्टेंस को बड़की डी से सूचित करते हैं, वो ध्यान रखना, इसको बड़की डी से हम सूचित करते हैं। जो दो गो स्लिट द्विक छिद्र प्रयोग वाला है, डबल स्लिट है, तो ये डबल स्लिट जो यहाँ पर ये वाला हो गया और पर्दा हुआ, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बड़की डी से सूचित करते हैं। और दो स्लिट S1 और S2 है वो, इसके वाले बीच के डिस्टेंस को छोटी डी से हम डिनोट करेंगे। एक बड़ा डी रहेगा, एक छोटा डी रहेगा, आपको ध्यान रखना है। एक जो है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को बड़की डी से सूचित करेंगे, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को छोटी डी से सूचित करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ जो आपको फ्रिंज आया है, तो इस फ्रिंज की ये कहा जाता है कि व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के शर्त बताना है। व्यतिकरण जो फ्रिंज होता है वो व्यतिकरण फ्रिंज को उत्पन्न करने के शर्त आपको चाहिए, इसका शर्त चाहिए कि है ना, व्यतिकरण जो फ्रिंज उत्पन्न होता है उसका शर्त बताना है। तो शर्त में सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है बुआ, जो यहाँ शर्त है, इस शर्त में सबसे पहले कि जो दो यहाँ पर स्लिट S1 S2 से जो लाइट आया है, इसका कलांतर आपको नियत होना चाहिए। सबसे पहले कलांतर क्या है, चूंकि व्यतिकरण है तो व्यतिकरण में कलांतर तो नियत होता ही है, तो पहला कलांतर जो रहेगा आपका बुआ वो तो नियत होना चाहिए। दूसरा, जो दो यहाँ से तरंग, एक S1 से आया था, एक S2 से, दोनों आपस में मिला है, तो दोनों के तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का मान समान होना चाहिए, जैसे पहले समझा रहे थे। तो इसमें भी क्या रहना चाहिए, तो इसमें तरंग दैर्घ्य जो होगा बुआ, तरंग दैर्घ्य है ना, और एक होता है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों लगभग समान होनी चाहिए, समान रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। थर्ड में आपका क्या होगा, तो आयाम भी लगभग बराबर होना चाहिए, चूंकि व्यतिकरण आपको उत्पन्न करना है, तो आयाम भी उसमें समान होना चाहिए। जो 3 गो पहले था उसी तरह से 3 गो यहाँ लिख देते हैं। आयाम जो है बउआ, आयाम ये समान होनी चाहिए, पहले भी आया था। लेकिन चौथा यहाँ पर एक और नया पॉइंट आएगा, ध्यान दीजिए। 3 पॉइंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कलांतर नियत होना चाहिए, है ना, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति समान होना चाहिए, और इसमें आयाम आपका समान होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि जो यहाँ आपका स्लिट होता है वही जो स्लिट होता है, स्लिट संकरा होना चाहिए, संकरा है ना, नैरो होना चाहिए। संकरा मतलब छोटा सा स्लिट, नहीं कि बहुत बड़ा उसमें छेद नहीं छोड़ देना, छोटा सा होना चाहिए। तो आपका जो स्लिट होता है, स्लिट आपका क्या रहेगा वो संकरा होना चाहिए। तो इसमें टोटल पॉइंट हो गया कितना, 4 पॉइंट इसमें टोटल रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझा दिए हैं। इसमें जो फ्रिंज उत्पन्न होता है हुआ, ये फ्रिंज जो सब उत्पन्न हो रहा है ना, चमकीला है, काला है, फिर चमकीला, फिर काला, इस तरह से अल्टरनेट उत्पन्न होते जाएगा। तो जो व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के शर्त क्या क्या शर्त, तो जो शर्त व्यतिकरण का होता है सेम शर्त यहाँ पर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर होना चाहिए, कलांतर नियत रहेगा, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति समान होना चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए, और स्लिट आपका जो है यहाँ पर बुआ जो छिद्र होता है संकरा आपका होना चाहिए। बात क्लियर है, यहाँ तक सब लोग को ठीक ठाक है। चलिए, अब यहाँ तक अगर एक कंप्लीट हो गया तब थोड़ा सा आगे सुन लो बुआ। चलिए, यहाँ पर एक बात और इसमें क्या है, चलिए एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या था। थोड़ा सा यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, यहाँ पर आपको समझ लेना है। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग को ये यहाँ पर बचा हुआ है बुआ, कि जो आपका फ्रिंज उत्पन्न होता है, फ्रिंज के चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज के चौड़ाई बराबर फॉर्मूला, तो जो फ्रिंज का चौड़ाई होता है यहाँ पर लिख रहे हैं, सब ध्यान से इसको देखो। फ्रिंज के चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा,
और फ्रिंज के चौड़ाई कौन कौन बात पर आपका निर्भर करेगा। तो चलिए समझिए, फ्रिंज के चौड़ाई जो होता है बुआ, है ना, उस फ्रिंज के चौड़ाई को सूचित करते हैं बीटा से, और बीटा बराबर होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लेमडा डी बाई डी होता है, ये बात ध्यान रखना है, लेमडा डी बाई डी होता है फ्रिंज का चौड़ाई आपका हो जाएगा लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। जो यहाँ पर फ्रिंज बन रहा है ना, इस फ्रिंज का चौड़ाई आपका हो जाएगा लेमडा डी बाई डी। बात क्लियर है। चलिए अच्छा, इसमें लेमडा क्या है तो फ्रिंज की चौड़ाई है, सॉरी यहाँ बीटा क्या है तो फ्रिंज की चौड़ाई है। बीटा जो होता है फ्रिंज की चौड़ाई है। लेमडा क्या है तो जो तरंग यहाँ पर गया हो, है ना, मतलब जो आपको तरंग प्रकाश तरंग गया उसका तरंग दैर्घ्य होता है, लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य है। अच्छा, बड़की डी इसमें क्या समझा रहे थे कि यहाँ एक पर्दा हो गया और स्लिट, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी होता है बड़की डी। बड़की डी जो होता हुआ वो पर्दा और स्लिट के बीच की दूरी होता है। छोटकी डी जो यहाँ दो बॉक्स स्लिट लिए थे S1 S2, S1 स्लिट और S2 स्लिट, इस दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस रहेगा छोटकी डी। ये आपको ध्यान रखना है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस रहेगा, एक स्लिट S1 है दूसरा स्लिट S2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी, छोटकी डी लिखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर छोटकी डी क्या है तो दो स्लिटों के बीच का डिस्टेंस छोटकी डी होता है, और पर्दा और स्लिट के बीच का डिस्टेंस बड़की डी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी होता है, बीटा बराबर लेमडा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, हो गया आपका फ्रिंज की चौड़ाई। ये क्वेश्चन देता हुआ कि फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। फ्रिंज की चौड़ाई जो होता हुआ वो फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपसे पूछता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई तीन बात पर निर्भर करेगा, तीन ही चीज तो है। एक सबसे पहले लेमडा है, तो एक तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, है ना, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा पहला। दूसरा बड़की डी क्या है तो बड़की डी जो होता है स्लिट और पर्दे के बीच के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जो स्लिट यहाँ पर है वो बड़की डी पर निर्भर कर रहा है ना। यहाँ देखिए स्लिट और पर्दे के बीच के डिस्टेंस, यदि आप स्लिट और पर्दे के बीच के जितने ज्यादा दूरी को बढ़ाइएगा ना तो आपको वहां फ्रिंज की चौड़ाई उतना ही ज्यादा आएगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा डी है वो है छोटकी डी, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, दोनों स्लिट के बीच का दूरी। तो जब दो स्लिटों के बीच के दूरी को बढ़ाइएगा, अगर इसके बीच की दूरी बढ़ाइएगा, ये दूरिया बढ़ेगा, तो यहाँ पर फ्रिंज का जो चौड़ाई है वो घटेगा आपका। तो फ्रिंज के चौड़ाई बराबर चौड़ाई जो यहाँ पर है ना, बीटा बराबर आपका आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इस तरह से रहेगा, ये ध्यान रखना, लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। बात क्लियर है। यहाँ तीन बात पर निर्भर करेगा, तरंगदैर्घ्य पे, स्लिट और पर्दे के बीच के डिस्टेंस पे, और दोनों स्लिटों के बीच के दूरी पर। यहाँ तक क्लियर हो गया है बात। चलिए, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी कहते हैं कि दो लैंपों से उत्पन्न होने वाला जो प्रकाश रहता है होगा, दो लैंपों से उत्पन्न होने वाला जो आपका प्रकाश रहता है वो व्यतिकरण उत्पन्न क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पर कलांतर, दोनों प्रकाश जो आने वाला है उसका कलांतर नियत नहीं रहता है, फेज डिफरेंस नियत नहीं रहता है, इस कारण से कभी व्यतिकरण उत्पन्न नहीं करेगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग है ना विवर्तन के बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं कि विवर्तन क्या होता है। हाँ चलो, वो हम लोग विवर्तन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ समझिए प्रकाश के विवर्तन क्या होता है। कोई अवरोध है, कोई अवरोध जो है मतलब कोई वस्तु, जैसे मान ली कि तलवार है, तो तलवार का किनारा जो है वो उससे, जैसे मान ली कि तलवार इस तरह से है, तो अगर इस पर लाइट पड़ता है तो देखते हो तलवार का किनारा जो होता है सब चमकता है आपको, है ना। चाहे ब्लेड आप ले लीजिए ना, उसको धूप में रखिएगा तो चमकेगा, आपका ब्लेड का किनारा चमकेगा। तो किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश क्या होगा, टकरा के लौटेगा, आपको चमकीला दिखा देता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, विवर्तन ही बोलते हैं। तब विवर्तन में क्या है कि है ना प्रकाश आता है, कोई अवरोध के किनारे से टकराता है, टकरा के लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ भी चमक होता है, जिसे आपको विवर्तन है ना, जो व्यतिकरण आपको पढ़ाए हैं, तो व्यतिकरण वाला में भी आपको है ना चमक वहां था, चमकीला काला फ्रिंज उत्पन्न हुआ था। यहाँ विवर्तन में भी आपको चमक रहेगा, ध्यान रखना है। बात क्लियर है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, व्यतिकरण में जो चमक होता है वो हर एक स्थान पे बराबर रहता है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पर व्यतिकरण में चमक हमेशा आपको समान रहता है, लेकिन विवर्तन में आपको चमक समान नहीं रहता है। तलवार का किनारा सगों समान रूप से नहीं चमकेगा, अलग अलग चमकेगा, है ना। तो प्रकाश का यहाँ जो प्रकाश का विवर्तन क्या है हुआ, तो किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के तरंगों का मुड़ना, है ना। कोई अवरोध है, कोई अवरोध मतलब कोई रुकावट है और उसके किनारा से टकराएगा हुआ, है ना। इन्हें कि यहाँ पर आया टकरा के लौट, फिर प्रकाश का प्रवर्तन हो जाएगा। किनारा से टकरा के लौटना, है ना। किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के तरंगों का टकरा कर लौटना प्रकाश का क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर कहलाएगा वो प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्लियर है। चलिए, विवर्तन में हो गया है कि वहां पर किनारा से टकराता है, टकरा के लौट जाता है, तो उसको लोग विवर्तन कहेंगे। अब थोड़ा सा एक बात ही समझना होगा, यहाँ समझो विवर्तन वाला घटना के लिए एक बात आपको और समझना। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश का स्रोत है,
प्रकाश का स्रोत यहाँ पर है, यहाँ से लाइट उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर बगल में ही आप रखे हुए ब्लेड आप बगल में रखे हैं, इसके किनारे से टकरा के लौट रहा है, यहाँ तो विवर्तन होगा। तो यहाँ जो विवर्तन होगा ये स्रोत है, ये अवरोध आपका हो गया। अवरोध, अवरोध कहने के मतलब जहां से टकरा के लौट रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी यदि नियत है, नियत दूरी है बउआ, नियत दूरी यदि है, तो अगर दोनों नियत दूरी पर है तो समझ जाना है कि उसको फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। विवर्तन आपका दो प्रकार के होता है, फ्रेनल और फ्राउनहोफर होता है बुआ, फ्रेनल और फ्राउनहोफर। फ्रेनल में क्या होता है, तो यहाँ जो आपका स्रोत है और अवरोध दोनों नियत दूरी पर रहता है, दोनों फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा तो उसको फ्रेनल कहेंगे। और यदि दोनों के बीच का दूरी, यहाँ स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, यहाँ अवरोध है, दोनों के बीच की दूरी यदि काफी अधिक रहता बुआ, अनंत दूरी हो जाए, काफी अधिक दूरी कहने के बाद अनंत दूरी पर दोनों चला जाए, तो उसको फ्राउनहोफर कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन क्या है, तो प्रकाश के विवर्तन में सिंपली कह देना कि किसी अवरोध के किनारे से, है ना, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश की किरणों का टकरा कर लौटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन दो प्रकार के, फ्रेनल, फ्राउनहोफर। फ्रेनल में क्या है बुआ, तो अवरोध और यहाँ पर आपको स्रोत और अवरोध दोनों के बीच की दूरी आपका नियत रहेगा तो उसको फ्रेनल कहेंगे। दोनों काफी अधिक अनंत दूरी पर रहेगा तो उसको फ्राउनहोफर कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है बुआ कि विवर्तन और है ना, व्यतिकरण और विवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर व्यतिकरण में हम लोग क्या कह देंगे कि यदि दो या दो से अधिक तरंग आपस में मिलकर समान, कम अधिक या समान आयाम वाला तरंग उत्पन्न करता है तो इसको हम लोग विवर्तन कहेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, व्यतिकरण में ही कहेंगे कि किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के किरणों का टकरा कर लौटना या मुड़ना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग विवर्तन कहेंगे। ये देखिए चमक दोनों में होता हुआ, चमक दोनों में होता है ना। जो व्यतिकरण इसमें क्या रहेगा, तो चमक हर एक स्थान पर समान रहेगा, समान चमक रहेगा, वो समान है ना, चमक यहाँ समान रहेगा, है ना। जो यहाँ पर विवर्तन में फ्रिंज बनता है, फ्रिंज का चमक समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर चमक आपका समान नहीं रहेगा। देखिए जो व्यतिकरण होता है, कम से कम दो तरंग इसमें मिलना चाहिए। दो तरंग जब आपस में आके मिलेगा ना, तब वहां पर आपको व्यतिकरण है ना, व्यतिकरण में दो तरंग, कम से कम दो तरंग होना चाहिए। तो जब दो तरंग आपस में मिलेगा तभी आपको यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होगा। लेकिन विवर्तन में दो तरंग होना कोई जरूरी नहीं, एक भी तरंग रहेगा तो काम चला, और यहाँ से किनारे से टकरा के लौट जाओ। तो इसमें एक भी तरंग अगर आपका रहेगा बउआ, एक भी तरंग यदि आपको इसमें मिल जाता है तो यहाँ पर आपको है ना विवर्तन की घटना हो जाएगा, याद रहेगा। इसमें समझिए इसमें फ्रिंज की चौड़ाई था बउआ बीटा, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, ये हर एक स्थान पर बराबर रहेगा। व्यतिकरण में चमक बराबर रहेगा, फ्रिंज की चौड़ाई हर एक स्थान पे बराबर रहेगा, है ना। इसमें दो तरंगों का होना जरूरी है, और इसमें क्या है बउआ, चमक इसमें समान नहीं रहेगा, फ्रिंज का चौड़ाई अलग अलग रहेगा, इसमें एक भी तरंग रहेगा तो कम चल जाएगा। और व्यतिकरण में दो या दो से अधिक तरंग आपस में मिलकर समान, कम या अधिक आयाम वाला यदि आपको तरंग उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन वाला जो घटना होता है बउआ, इसमें क्या है, तब विवर्तन वाला सिचुएशन में इसमें जो प्रकाश का किरण है किसी अवरोध के किनारे से टकरा के लौट जाता है। तो इस प्रकार का आपका यहाँ पर डिफरेंस भी आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ये है होगा कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं, तो ये आपको कह देना, प्रकाश के विवर्तन में ये कह देना है कि किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के किरणों का टकरा कर लौटना क्या कहलाएगा हुआ, तो उसको हम प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। दो प्रकार के होता है, फ्रेनल, फ्राउनहोफर। फ्रेनल में दूरी नियत आपका होता है, दूरी नियत रहता है। किसका, तो प्रकाश स्रोत और अवरोध के बीच के दूरी नियत रहेगा, यहाँ पर दूरी काफी अधिक रहेगा, ये ध्यान रखना। फ्राउनहोफर में प्रकाश के स्रोत, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के स्रोत जो होता है, और समझिए प्रकाश, पहला तो आपका प्रकाश स्रोत हुआ, और दूसरा जो आपका अवरोध रहता है जहां से टकरा के लौटेगा, तो अवरोध, दोनों के बीच का दूरी जो आपका रहेगा वो अनंत, काफी अधिक दूरी रहेगा। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर क्या है, तो पहले दोनों का परिभाषा लिख देना है कि इसमें दो या दो से अधिक तरंग मिलकर कम, अधिक या समान आयाम का तरंग उत्पन्न करता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन में ये कह देना है कि किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश की किरणों का मुड़ना आपका क्या कहलाएगा होगा, तो यहाँ पर विवर्तन कहलाएगा। कहते हैं कि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई समान होता है ना, फ्रिंज की चौड़ाई हर एक स्थान पर समान रहेगा, और यहाँ पर फ्रिंज का चौड़ाई समान नहीं रहेगा, इसमें फ्रिंज का चमक बराबर रहेगा, इसमें बराबर नहीं रहेगा। तो इसमें दो तरंगों का होना जरूरी है, और इसमें एक भी तरंग रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया है, यहाँ तक ठीक ठाक है सबको। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता होगा कि दो ऐसा उदाहरण बताइए, जो जैसे बताइए दो उदाहरण आपको बताना है जो व्यतिकरण की घटना पर हुआ था। तो आपको याद है कि धूप में साबुन के बुलबुला चमकीला दिखाई देता है,
तेल गिरा दीजिए पानी में और धूप में रखे, वो भी आपको चमकीला दिखाई देगा। व्यतिकरण था। विवर्तन क्या है, तो धूप में है ना तलवार के धार जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है पहला, और दूसरा जो है ब्लेड का किनारा भी आपको चमकीला दिखाई देता है। तो ये दोनों आपको विवर्तन के घटना पर आधारित है, बहुत ध्यान रहेगा। अब चलिए प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है जी, अब हम लोग को समझना है। प्रकाश के ध्रुवन के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। विवर्तन आपको कंप्लीट कर दिए, तो नॉर्मल सा चीज है, सब आप ध्यान रखिएगा। हाँ चलो बउआ, हम लोग के यहाँ पर लास्ट एक बच गया, ध्रुवन है। तो समझिए ध्रुवन में थोड़ा सा दिन बचा हुआ है। या ध्रुवन में सबसे पहले समझना है कि है ना साधारण प्रकाश क्या होता है या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में समझो। तो यहाँ पर साधारण या अध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं, तो एक ऐसा प्रकाश जो किसी भी समतल में कंपन करता है, दैट वाइब्रेट इन एनी प्लेन, जो किसी भी प्लेन में कंपन करेगा ना उसको साधारण है ना साधारण या तो अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे कंपन कर सकता है, ऐसे ऐसे किसी भी है ना प्लेन में कंपन जो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कहते हैं। बात क्लियर हुआ। चलो ये हो गया है। यहाँ पर आइए, अब ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो एक ऐसा प्रकाश जो किसी भी है ना, देखिए जो किसी भी समतल में कंपन करता है, समझो जो किसी भी समतल में कंपन करेगा, यहाँ समझिए किसी भी समतल में कंपन, जो किसी भी समतल में कंपन करेगा बउआ, कंपन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, साधारण प्रकाश। नहीं ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे भी कंपन कर रहा है, ऐसे भी कंपन कर रहा है किसी भी समतल में, तो उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो केवल एक ही समतल में कंपन करे, नहीं केवल एक ही समतल में, जो केवल एक ही समतल में कंपन कर रहा है, वो यहां देख लो जो इस तरह से है, तो केवल ऊपर नीचे इसमें कंपन है, तो केवल एक ही समतल में कंपन करेगा तो उसको ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। और यहाँ एक है टूरमैलिन क्रिस्टल है। देखिए टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है, तो यह एक ऐसा है ना पदार्थ है, यह एक ऐसा क्रिस्टल होता है, निकोल बाय प्रिज्म इसी तरह से रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टूरमैलिन क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर इस वाला लाइट को इससे पास करवाइएगा तो इसको सीधा सीधा करना है, पहले टेढ़ा मेढ़ा था, इसको सीधा करना है ना, तो इसे पास करवा दिए सीधा इसको कर देगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कहना है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी उपकरण को बोलते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल। या ये कह दें कि यह एक ऐसा क्रिस्टल है, यह एक ऐसा उपकरण है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, उसको टूरमैलिन क्रिस्टल कहेंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बुआ कि प्रकाश के ध्रुवन से क्या समझते हैं, तो ये कह देना है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना है। जो अध्रुवित प्रकाश है इसको ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना है, उसे परिवर्तित करना ही प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है ना। प्रकाश जो है यहाँ आपको समझना यही है कि जो अध्रुवित प्रकाश है या साधारण प्रकाश है, इसको ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की घटना को, बदलने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन में होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक अध्रुवित प्रकाश होता है, इसको टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं, ये खुद ही सीधा सीधा बन जाएगा। ध्रुवित जो है अध्रुवित से खुद ही ध्रुवित बन जाना है, तो जो केवल एक ही समतल में कंपन करेगा। चलिए यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया, सबका डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन है बुआ, है ना, पोलेराइड से क्या समझते हैं और इसका उपयोग आपसे कहता है। पोलेराइड समझिए, पोलेराइड क्या होता है, तो पोलेराइड में आपको यह समझना है, जो पोलेराइड होता है सर, टूरमैलिन क्रिस्टल पोलेराइड में ही आता है ना। जैसे देखते हो बुखार लग जाता है, कई प्रकार के दवा खाते हैं, है ना, तो बुखार है ना उसको ज्वारनाशी का एंटीपायरेटिक गोला कहा जाता है। तो उसी प्रकार से टूरमैलिन क्रिस्टल पोलेराइड में आता है ना, पोलेराइड में ही आता है। तो पोलेराइड में क्या रहेगा हुआ, तो कह देंगे समझिए कि यह एक ऐसी युक्ति है, पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है ना, जो साधारण या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा उपकरण जो साधारण या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता हो, उसको पोलेराइड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, तो टूरमैलिन क्रिस्टल हो जाएगा। निकोल बाय प्रिज्म रहेगा, वो बाय प्रिज्म रहेगा, ऊपर से ऐसा प्रिज्म जैसा, नीचे से है ना प्रिज्म जैसा रहेगा। तो बताइए पोलेराइड क्या हुआ, तो यह एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा उपकरण है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा बुआ, तो निकोल बाय प्रिज्म रहेगा। ठीक है।
अच्छा चलिए, इसका पोलराइड वाला का उपयोग पूछता है तो सबसे पहले ये कहना है कि जो अध्रुवित या साधारण प्रकाश होता है उसको ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए पहला में, है ना, चश्मा उस्मा में भी हम लोग वॉइस का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान रखिए, पोलराइड का प्रयोग हम लोग चश्मा उस्मा में भी करते हैं। रेलगाड़ी या तो हवाई जहाज का जो खिड़की होता है उसमें भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 3 स्थान पे इसका उपयोग आपको एग्जाम में लिख देना है, अगर पूछ देता है तो कौन कौन सा लिखेंगे बउआ। तो सबसे पहला आपको ये लिखना है कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं साधारण प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश से बदलने के लिए, अध्रुवित वाला को ध्रुवित में बदलने के लिए हम लोग पोलराइड का प्रयोग करते हैं। चश्मा में करते हैं, रेलगाड़ी या ये कहिए हवाई जहाज का जो खिड़की होता है उसमें भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पोलराइड का। बात क्लियर हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले साधारण या ध्रुवित प्रकाश पढ़ाए हैं। एक ऐसा प्रकाश है जो किसी भी समतल में कंपन कर सकता है। ध्रुवित एक ऐसा प्रकाश जो केवल एक ही समतल में कंपन करता है। टूरमैलाइन क्रिस्टल आपसे नहीं पूछेगा बउआ, लेकिन यह एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो साधारण प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। पोलराइड आपसे पूछता है, पोलराइड सेम ही चीज है। यह एक ऐसा उपकरण है जो साधारण या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल आपको टूरमैलाइन क्रिस्टल और निकोल बाय प्रिज्म रहेगा। यहां तक ठीक ठाक है। चलिए, एक लास्ट आपको बचा हुआ ध्रुवन कोण से क्या समझते हैं, चलिए समझिए। तो ध्रुवन कोण में क्या होता है बउआ कि आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए, है ना, जो अपवर्तन जो यहाँ पर होगा, या ये कहिए कि जो, है ना, यहाँ टकराएगा बउआ, यहाँ समझिए आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए जो आपका परिवर्तित जो किरण रहता जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाए, है ना। इसका अर्थ क्या समझा रहे हैं, समझिए। हाँ वो ये कह रहे थे, यहाँ आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है, ध्यान दीजिए, आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए जो परावर्तित किरण होता है ना, जो परावर्तित किरण रहेगा टकराएगा, समझिए, इसे लौटा, है ना। समझिए, आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसे निकोल बाय प्रिज्म है, ऐसे टकराया तो जो टकरा के लौटता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवित होना चाहिए। पहले तो जैसे तैसे यहाँ से लाइट गया है, ये किसी भी प्लेन में ऐसे कंपन कर रहा था, गया जब टकराया ना तो यहाँ पर आया तो पूरी तरह एकदम सीधा हो चुका है, पूरी तरह से ध्रुवित हो जाए। तो इस आपतन कोण को ही हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, तो इस आपतन कोण को बोलते हैं ध्रुवन कोण। ध्रुवन कोण क्या होता है, आपतन कोण का एक ऐसा मान, ध्यान रखिएगा, आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए जो आपका परावर्तित किरण होता है बउआ, है ना, परावर्तित किरण होता है, ये परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित रहे, पूरी तरह से ध्रुवित हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवन कोण। आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए जो परावर्तित किरण आपका होता है, परावर्तित किरण ये पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाए, तो उसको बोलते हैं ध्रुवन कोण। याद रहेगा आपका ध्रुवन कोण, है ना। ध्रुवन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए जो आपका परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो। क्लियर है। और यहाँ देखिए, जो ध्रुवन कोण यहाँ पर उसको ध्रुवन कोण कहते हैं। ध्रुवन कोण को सूचित किससे करते हैं बउआ, तो आईपी से डिनोट करते हैं, आईपी, है ना। पूछा जाके ध्रुवन कोण को सूचित किससे करते हैं, देखिए जो आपतन कोण का मान है बउआ, तो आपतन कोण का तो आई से ही सूचित करते हैं हम लोग। तो आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए जो परिवर्तित होने वाला किरण है, जो परावर्तित होने वाला किरण है, ये पूर्ण रूप से ध्रुवित रहे। ध्रुवित कहने का मतलब ध्रुवित नहीं था, किसी भी प्लेन में ऐसे कंपन कर रहा था, लेकिन जब ये टकराएगा ना तो पूरी तरह से ध्रुवित आपको हो जाए, एक ही प्लेन में कंपन करेगा। तो इस आपतन कोण को हम बोल देंगे ध्रुवन कोण। और ध्रुवन कोण को सूचित किससे करते हैं, आईपी से बउआ। ध्रुवन कोण को हम लोग सूचित किससे करेंगे, आईपी से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक लास्ट थ्योरी आपका बचा हुआ है, इस थ्योरी का नाम है, बहुत ध्यान देगा, इस थ्योरी का नाम है ब्रूस्टर का नियम, है ना। यहाँ जो आपको बचा हुआ लास्ट में है, यह है ब्रूस्टर का आपका नियम। और समझिए ब्रूस्टर का नियम आपका क्या होता है, ध्यान दो। जो यहाँ ध्रुवन कोण का टेंजेंशियल फॉर्म जो होता है, मतलब टेंजेंशियल फॉर्म कहने का मतलब tan IP, ध्रुवन कोण के लिए जो tan IP का मान होता है म्यू के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तब ब्रूस्टर के नियम के अनुसार आपको ध्यान रखना कि ध्रुवन कोण जो होता है, सर ध्रुवन कोण को सूचित किससे किए हैं, आईपी से। ध्रुवन कोण क्या था, तो आपतन कोण का एक ऐसा वैल्यू था, आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए जो आपको परिवर्तित होने वाला किरण है पूरी तरह से ध्रुवित रहे, ठीक है। और यहाँ ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, तब ब्रूस्टर के नियम में आपको यह होगा, ध्यान दो, ब्रूस्टर का नियम में कहते हैं कि इस नियम के अनुसार ध्रुवन कोण का, है ना, ध्रुवन कोण का टेंजेंशियल रूप है, टेंजेंशियल रूप मतलब tan थीटा हुआ, tan वाला। तो यहाँ पर आईपी ध्रुवन कोण है, तो इसका tan आईपी,
tan IP माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बात क्लियर हो गया है। यहाँ इसको आपको समझ लेना होगा कि tan IP जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, tan IP आपका म्यू के बराबर रहेगा। बात क्लियर है। यहाँ ध्यान रखना है कि ध्रुवन कोण का जो हुआ आपका टेंजेंशियल रूप होता है, ध्रुवन कोण का टेंजेंशियल रूप आपका जो रहता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर रहेगा, म्यू के बराबर रहेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि ब्रूस्टर का नियम क्या है या ब्रूस्टर के नियम के अनुसार कौन सा सही है, तो tan IP इक्वल टू म्यू आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना सब लोग का बउआ, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ये इन हो चुका है, इसमें केवल 2 या 1 फॉर्मूला और यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं, जो अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा और लास्ट वीडियो आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को टोटल समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं आपको दिक्कत है व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करो।